हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन को मैं यहाँ पे डिराइव नहीं करूँगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन को मैं यहाँ पे डिराइव नहीं करूँगा। डिराइवेशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, बल्कि कंटिन्यूटी इक्वेशन में जो पॉसिबल एमसीक्यूज बनते हैं, A1V1 बराबर है A2V2, ये मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। एमडीकेट वाले जो स्टूडेंट है उसके लिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनके लिए मैं आज ये क्लियर करूंगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन में कितने पॉसिबल एमसीक्यूज बनते हैं। और चूंकि चैप्टर 6 सिलेबस में ऑलरेडी मौजूद है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम एक एमसीक्यूज तो आएगी। और आज जो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज बता रहा हूँ कंटिन्यूटी इक्वेशन में, बस ऐसे एक आएगी। ठीक है, ये लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट तो ये नोट कर लो कंटिन्यूटी इक्वेशन में कि कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन law of conservation, continuity equation based on law of conservation of mass। ठीक है, आपको एमसीक्यूज आएगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस करता है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये एक बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया करो। ठीक है। नंबर टू ये नोट कर लो कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन area and the speed of fluid, या velocity of fluid through this area always remain constant। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया है और वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो आपने लिखना है कि हमेशा के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है ये हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी A1V1 बराबर है A2V2। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि AV बराबर है कांस्टेंट, AV बराबर है कांस्टेंट। ठीक है, तो AV बराबर है कांस्टेंट, ये नोट कर ले। अब AV कांस्टेंट कैसे रहता है? क्योंकि आप जब क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करते हो तो फ्लूइड स्पीड विल बी डिक्रीज, और अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज करते हो तो फ्लूइड स्पीड विल बी इंक्रीज। सो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जैसा कि टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड को इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, टाइम पीरियड डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ऑलवेज रिमेन द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये पाइप देखो, इसमें एक क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। क्रॉस सेक्शन एरिया A1 दिस इज ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शन एरिया A2। ये A1 क्रॉस सेक्शन एरिया A2 क्रॉस सेक्शन एरिया से ग्रेटर है, तो हम लिख सकते हैं कि V1 विल बी लेस देन V2। तो V2 ग्रेटर रहेगा, V1 स्मॉलर रहेगा। जब आप किसी भी पाइप की एरिया को इंक्रीज करते हो तो उस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी विल बी डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह एरिया और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है ये हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। और आप इस तरह भी लिख सकते हो कि A बराबर है कांस्टेंट डिवाइडेड बाई V, और आप लिख सकते हो कि A और V एक दूसरे को क्या है, इनवर्स है। और आप इसकी रेशो बना सकते हो कि A1 V1 दिस A1 A2
by A2, this is equal to V2 by V1. ये रेशो भी नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एरिया और फ्लूइड स्पीड, क्रॉस सेक्शन एरिया और फ्लूइड स्पीड, ये हमेशा के लिए इनवर्स है। इनवर्स क्यों है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे एरिया ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी कम क्यों हुआ, यहाँ पे एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा क्यों हुआ? यहाँ पे वेलोसिटी ऑलरेडी इंक्रीज, मस्ट बी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 1 सेकेंड में 1 kg 1 लीटर वाटर एंटर हो रहे हैं, तो 1 सेकेंड में यहां से 1 लीटर वाटर विल मस्ट बी आउट। लेकिन एरिया तो यहाँ पे कम है, तो कैसे आउट होंगे? हाई स्पीड के साथ। यहाँ पे स्पीड मस्ट बी इंक्रीज to maintain the mass enter and the mass leave। तो एंटर मास और लीव मास अगर आप इक्वल लेते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 kg मास एंटर हुआ और यहाँ पे भी 1 kg मास आपने आउट करना है। अब अगर 1 kg मास यहाँ पे आपने आउट करना है तो इट मींस के यहाँ पे फिर स्पीड आप ज्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि एरिया कम हुआ, रास्ता छोटा हुआ, तो हाई स्पीड के साथ ये मूव करेगा वही 1 kg को आउट करने के लिए। अगर रास्ता ज्यादा बड़ा हुआ, बड़ा रास्ता, तो उस पे अगर आप 1 kg को मतलब एंटर कर रहे हो तो उसके लिए स्पीड कम होना चाहिए। दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट ये नोट कर लो कि जो एवी है, एवी ये हमें क्या देता है? ये हमें क्या देता है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी गिव अस, ये क्या देता है हमें? गिव अस वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या देता है? गिव अस वॉल्यूम फ्लो रेट। कितने वॉल्यूम में ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है? वॉल्यूम फ्लो रेट हमें कैसे देता है? इसको मैं प्रूव भी करता हूं। देखिए, ए वी बराबर है ए किसके बराबर है? ए बराबर है लेंथ जरब विड्थ के, तो वो ए लेको आप लोग। वी किसके बराबर है? एस बाई टी के। ठीक है, एस बाई टी, या आप लोग डेल एस बाई डेल टी लेको। वेलोसिटी वेलोसिटी डेल एस बाई डेल टी के बराबर है। तो इस तरह ए वी दिस इज इक्वल टू, ये फ्लूइड की एरिया हुआ और यहां से यहां तक फ्लूइड ने हाइट कवर किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो एरिया में आ गया लेंथ और विड्थ, और ये डेल एस हाइट कर ले तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप लोग डेल वी ले को डिवाइडेड बाई डेल टी, तो इसको क्या कहते हैं? टाइम रेट। और ये वी तो वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो ए वी हमें वॉल्यूम फ्लो रेट देता है। ठीक है, ए वी हमें वॉल्यूम फ्लो रेट देता है। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर ए वी कांस्टेंट है तो ए वी कांस्टेंट का मतलब होता है कि डेल वी बाई डेल टी ये कांस्टेंट है। डेल वी बाई डेल टी कांस्टेंट है। डेल वी बाई डेल टी कांस्टेंट का मतलब होता है कि वॉल्यूम फ्लो रेट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट रहता है वॉल्यूम फ्लो रेट? जितने वॉल्यूम में वाटर या एनी फ्लूइड एंटर होता है, इतने ही वॉल्यूम में आउट होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब अगर एरिया ज्यादा हुआ तो वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट है लेकिन स्पीड कम है, और अगर एरिया कम हुआ तो वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट है लेकिन स्पीड ज्यादा है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो एवी गिव अस वॉल्यूम फ्लो रेट एंड अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, एक तो ये हम लिख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड ऑफ फ्लूइड इसकी प्रोडक्ट कांस्टेंट है। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज आया कि ए वी की यूनिट क्या रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए जरब वी, तो ए की यूनिट है मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह ए वी की यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या है? ए वी की यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड। और इसके साथ साथ अगर आपको डायमेंशन की बात कर ले कि ए वी की डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन ऑफ द ए वी दिस इज इक्वल टू मीटर क्यूब है तो एल क्यूब बाई टी, और हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए वी दिस इज इक्वल टू एल क्यूब T inverse. This is the dimension of the AV. This is the unit of the AV, and AV give us volume flow rate, and volume flow rate according to continuity equation always remain constant. ये सब point
एमसीक्यूज पॉइंट है, इनको नोट किया करो, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक और पॉइंट को ले ले कि ए वी बराबर है वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। ए वी, ये वी वेलोसिटी है, ये वी वॉल्यूम है। जिसके साथ डेल आता है वॉल्यूम, जिसका डेल नहीं आता वो वेलोसिटी। अब अगर आपको एमसीक्यूज दिया है कि एक पाइप है, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया लेट सपोज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसमें स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आप मुझे बताएं कि वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है। तो सिंपली एवी को जरब करके सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया करो और एवी को जरब करके आपको वॉल्यूम फ्लो रेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम फ्लो रेट, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट एवी के बराबर है। अब अगर आपको वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है तो इट मींस कि एवी आपको दिया है, और अगर आपको एवी दिया है तो इट मींस कि वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है आपको। हाँ, इस तरह भी आ सकता है कि आपके पास जो ए है दिस इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाई वी एन टू टी। ये वेलोसिटी, ये वॉल्यूम। अगर आपको वेलोसिटी दिया है, वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है, तो आप क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम कर सकते हो। और v इज इक्वल टू डेल वी बाई एज एन टू टी, ए जरब टी, या ए जरब सॉरी डेल टी लेको यहाँ पे, ए जरब डेल टी। तो यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है और एरिया दिया है तो आप स्पीड भी क्या कर सकते हो, मालूम कर सकते हो। तो डिफरेंट एमसीक्यूज आपको दे सकते हैं, या नोट किया करो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे A1V1 दिस इज इक्वल टू A2V2 लेको, तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि A1 इज इक्वल टू A2V2 डिवाइडेड बाई V1। अगर मेरे पास एक पाइप है, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, वेलोसिटी इतना है, और दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे वेलोसिटी इतना है, तो मुझे वो क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम कर लो, तो ये मालूम कर सकते हो। A2 इज इक्वल टू A2 किसके बराबर हो जाएगा? A1V1 डिवाइडेड बाई V2। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट है, ऐसे आप A2 मालूम कर सकते हो अगर आपको A1V1 बाई V2 दिया है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप V1 मालूम कर सकते हो, V1 इज इक्वल टू A2V2 डिवाइडेड बाई A1। ऐसे V1 मालूम कर सकते हो अगर आपको ये तीनों दिया है, और V2 मालूम कर सकते हो A1V1 डिवाइडेड बाई किया जाएगा डिवाइडेड बाई A2 आ जाएगा। तो आप V2 ऐसे मालूम कर सकते हो। मतलब कि इस इक्वेशन से आप 4 एमसीक्यूज इस तरह बना सकते हो, कोई भी रिक्वायर्ड हो सकता है। और इसके साथ साथ आप इस तरह भी बना सकते हो कि A1 बाई A2, A1 बाई A2 दिस इज इक्वल टू V2 बाई V1। इसको A2 पे तकसीम कर ले, A1 पे, मतलब इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि रेशो ऑफ एरियाज, रेशो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरियाज, रेशो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरियाज, दिस इज इक्वल टू इनवर्स रेशो ऑफ, इक्वल टू इज इक्वल टू is equal to inverse ratio of the velocities, velocity is inverse ratio, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है कि मेरे पास एक पाइप है और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया की जो रेशो है, रेशो ये 2 के बराबर है, तो मुझे ये मालूम कर लो कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो वेलोसिटी की रेशो है वो कितना आ जाएगा। तो A1 बाई A2 अगर 2 है, तो चूंकि A1 बाई A2 V2 बाई V1 के बराबर है, तो V1 बाई V2 किसके बराबर हो जाएगा? V1 बाई V2 A2 बाई A1 के बराबर हो जाएगा। मतलब इसकी रिसिप्रोकल ले ले, तो इसकी रिसिप्रोकल क्या जाएगा? 1/2 0.5। तो आप स्पीड की रेशो यहाँ पे क्या कर सकते हो, मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है, या वेलोसिटी को रेशो देके एरिया की रेशो को मालूम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ये लिखूं कि AV बराबर है कांस्टेंट, AV बराबर है कांस्टेंट, और यहां पे मैं लिखूं कि बल्कि इस तरह मैं लिखूं कि एक ही जगह मैं पाई आर स्क्वायर लिखूं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर इनटू V
दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पे मैं लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि v और r स्क्वायर ये एक दूसरे को इनवर्स है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है। और ये क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको एमसीक्यूज इस तरह आ जाए कि मेरे पास एक पाइप है और उस पाइप की रेडियस को मैंने हाफ किया, उस पाइप की रेडियस को मैंने हाफ किया, तो मुझे ये बताओ कि स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड विल बी 4 टाइम स्क्वायर है। ठीक है, और एक पाइप है उसकी रेडियस को मैंने 2 टाइम्स कर दिया, तो स्पीड विल बी 1/4। यहां पे स्क्वायर है तो v1 बाई v2 दिस इज इक्वल टू r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर, ये रेशो बनाओ। और यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट और डिवाइडेड बाई पाई, और आपको पता है कि रेडियस डियामीटर बाई 2 के बराबर है, तो डियामीटर स्क्वायर बाई 4 होल स्क्वायर, 2 का 4 आ जाएगा और d स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि डियामीटर के साथ भी स्पीड किया है, डियामीटर के स्क्वायर के साथ स्पीड इनवर्स है। अगर मैं डियामीटर को डबल कर दो तो स्पीड विल बी 1/4 टाइम, और अगर डियामीटर को हाफ कर दो तो स्पीड विल बी 4 टाइम। तो इस तरह v1 बाई v2 मैं लिख सकता हूं कि ये d2 स्क्वायर बाई d1 स्क्वायर के बराबर है। ये डियामीटर और स्पीड रेशो, ये रेडियस और स्पीड रेशो, और ये एरिया और वेलोसिटी रेशो, और इन इक्वेशन से आप किसी भी एक वेरिएबल को मालूम कर सकते हो। This is all about the important MCQs point, possible MCQs point in the continuity equation. Okay, thank you.